कपड़ा एक दो और रखा जाएगा भाई, कम पड़ गया है। देखिए सीआरपीसी भाई, देखिए अभी आपका ये छत्तीसगढ़ का एग्जाम हुआ था, सुबह भी एक दो लोग मिले थे भाई। और ये बताया कि जो आप परिभाषा पढ़ा रहे हैं उसी से 6 क्वेश्चन आपका आया था। यानी कि भाई पूरी परिभाषाएं मैं फिर कह रहा हूँ, जो भले मैंने थोड़ा समय लग रहा है सीआरपीसी की धारा 2 में, लेकिन आपका छत्तीसगढ़ में आपका 6 क्वेश्चन लोग बता रहे थे, क्या हम देखे नहीं है, आपका सुबह बता रहे थे। तो भाई इसको अच्छे से तैयार बैठिए, आगे ही बैठिए, पीछे ना बैठिए। हाँ, पीछे ना बैठिए, पंचर वंचर होने लगेगा ज़्यादा। वैसे ही फूल है पीछे सीट, थोड़ा आगे ही बैठिए क्योंकि पीछे खतरा है भाई। हाँ, क्योंकि पीछे वालों पर उदाहरण भी दिया जाता है ना, कभी काल जब देखा जाता है कि उनका माने सुस्त पड़ गए हैं या सो रहे हैं, क्योंकि दिखाई देते नहीं ज़्यादा, कभी काल देते हैं दिखाई। देखिए भाई आपका जो परिभाषा चल रही थी, आपका पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी हम पढ़ा रहे थे 2O, यानी कि सीआरपीसी की धारा 2O में आपका एसएचओ या थाना प्रभारी या पुलिस थाने का प्रभारी अधिकारी बताया गया था। इसके बाद आइए 2P देखा जाए। 2P भी एक बार क्वेश्चन आ चुका है, और ये बना है कि प्लेस की परिभाषा कहाँ दी गई है। एक बार भाई क्वेश्चन आया है, ये अंडरलाइन कर लीजिएगा। 2P, 2P में प्लेस की परिभाषा दी गई है। प्लेस मतलब स्थान की। अब क्वेश्चन दो मॉडल से बनता है। पहला मॉडल कि स्थान की परिभाषा किस धारा में, तो 2P मार कर आइएगा। और दूसरा मॉडल स्थान में क्या क्या शामिल हैं, तो जो जो स्थान या प्लेस में, बात ना करी भाई, कहाँ से आवाज आ रही है थोड़ा बहुत, जो चीजें स्थान में शामिल हैं, अब उसको देखिए। अंदर अंदर से भी क्वेश्चन यहाँ बना है, देखिए आपका परिभाषा। स्थान के अंतर्गत गृह, भवन, तंबू, यान और जलयान भी है। तो जो क्वेश्चन बना है कि स्थान में क्या शामिल है, दे देगा तंबू, जलयान, यान, उपर्युक्त सभी। तो क्या मार कराएंगे, क्या ये तीनों शब्द यहाँ जो हम बताए दिया गया है कि नहीं दिया गया है। आपका गृह मने घर, गृह, भवन, तंबू, यान और जलयान। यान मतलब हवाई जहाज, जलयान मतलब जो जल में चले, और एक तंबू। बस तो सुने कि नहीं तंबू, तो गाना वाना भी बना है बिहार उहार में, क्योंकि हम भी भाई बिहार के बॉर्डर से रिलेटेड हैं। आपका 2-3 किलोमीटर बाद बिहार लग जाता है, बस नदी का फर्क है, नदी इस पार यूपी और उस पार क्या हो गया बिहार। तो तंबू के मामले में आपका पूर्वांचल और बिहार काफ़ी प्रसिद्ध है। इसलिए प्रसिद्ध है कि आपका तंबू जब लगता है तो बारात जाती है तो तंबू लगता है, और तब प्रधान जी आते हैं, और तब आपका इतना तंबू में क्या हो जाता है, फायर, इतना चांद और तारे दिखने लगते हैं, और तब प्रधान जी का स्वागत होता है। तो तंबू, अब तो तंबू समझ लिए ना, तंबू पर कई गाने बने हैं कि प्रधान जी आ गए, अब तंबू को क्या किया जाए, फायर करके छेद दिया जाए, ताकि क्या दिखे, चांद और तारे, और उसी को देख देख के लोग क्या करें, आपका डांस करें और अनुभव भी करें। अब क्या अनुभव करेंगे, वो हमारे बस की बात नहीं है भाई। तमाम कहानियां हैं, कहानी को आगे बढ़ाने से रोका जा रहा है। अगला देखिए आपका, तो अब तो स्थान याद हो गया होगा। 2P क्या क्या शामिल है, भवन, गृह, तंबू, यान, जलयान। आइए आपका है प्लीडर। आपका टू जो आपका क्यू है, उसमें प्लीडर परिभाषित है। अब प्लीडर भी आपका काफी महत्वपूर्ण है। जब भी आप प्लीडर पढ़िए तो कम से कम आपका कई धाराएं कोरिलेट भी हम करेंगे आपका। लेकिन पहला प्लीडर देखिए, प्लीडर का मतलब कि अभिवचन करने वाला। प्लीडर का मतलब ये हुआ कि प्लीड करने वाला।
अर्थात दूसरे की बातों को न्यायालय में रखने वाला। तो कौन रखता है दूसरों की बातें? अधिवक्ता रखता है या अटॉर्नी रखता है, बैरिस्टर रखता है? तो क्लाइंट की बातें न्यायालय में कौन रखता है? तो अधिवक्ता, अटॉर्नी, आपका कह सकते हैं कि बैरिस्टर। तो इनको हम क्या कहेंगे? प्लीडर। प्लीड करना का मतलब ये हुआ कि जो दूसरी की बातों को क्या करे? रखे। कोई जहां तक किसी अभियुक्त की बात है, अगर न्यायालय इजाजत दे दे तो कोई अभियुक्त अपनी बातों को स्वयं रख रख सकता है, यानी कि अपना बचाव स्वयं कर सकता है। अब क्यों अपना बचाव वह स्वयं नहीं करता? आपका वकील नियुक्त करता है, लाखों देकर करता है। इस पर चर्चा करना है। इस पर चर्चा के लिए एक उदाहरण देखिए। जैसे कि सर्दी खांसी जुकाम साधारण हुआ तो आप खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं और जाकर मेडिकल स्टोर से कहते हैं कि ये दवा दीजिए और दो खुराक लोग लेकर चंगा हो जाते हैं। लेकिन जब बीमारी गंभीर रहती है तो आप डॉक्टर को दिखाते हैं और तब दिखाकर दवा लेते हैं। तो चूंकि वकील कानून का एक्सपर्ट है, कानून की बारीकियों को जानता है, अभियुक्त को कैसे बचाया जाए ये जानता है, अतः इसीलिए लोग किसके पास जाते हैं? अधिवक्ता के पास। और अभियुक्त से कहता अधिवक्ता कि तुम मौन रहना, मैं तुम्हारी ओर से बहस कर रहा हूँ, तुम बीच में न बोलना। ये नहीं कि टपक पड़ो, जब तक न कहा जाए न बोलो। एक बोल दिया तो खतरा भी उत्पन्न हो जाता है। देखिए, एक गवाह गवाही दे रहा था और ये कहा कि इसी अभियुक्त ने लाठी से मारा था इनको। तो अभियुक्त को जोश आ गया और कहा कि लाठी से मैं कहाँ मारा था, मैं चाकू से मारा था। तो न्यायाधीश बैठे थे और खुद ही बोल दिया कि मैं चाकू से। इसीलिए वकील साहब पहले से समझाए पढ़ाए पढ़ाए रहते हैं कि तुम कटघरे में केवल क्या करना? खड़ा रहना। मैं तुम्हारी बातों को क्या करूंगा? प्लीडर बनकर। तो आपका खुद भी प्लीडर आप बन सकता है, लेकिन न्यायालय की इजाजत कर। जैसे रुस्तम फिल्म देखे होंगे, अक्षय कुमार के नानावती का रोल किया था और वह खुद ही अपना बचाव कर रहा था, यानी कि खुद ही वकील का भी काम कर रहा था, इसमें कोई शक नहीं है। तो प्लीडर की अब परिभाषा देखिए क्या कहा गया है परिभाषा में। किसी न्यायालय में किसी कार्यवाही के बारे में प्रयोग किए जाने पर प्लीडर से ऐसे न्यायालय में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन विधि व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति अभिप्रेत है, यानी कि अधिवक्ता अभिप्रेत है जो उस न्यायालय में रजिस्टर्ड। और इसके अंतर्गत कोई भी अन्य व्यक्ति है जो ऐसी कार्यवाही में कार्य करने के लिए न्यायालय की अनुज्ञा से नियुक्त किया जाए। अंतिम जो शब्द है प्राइवेट वकील, माने अपने ही वकालत कर लीजिए, यानी कि न्यायालय चाहें तो किसी भी व्यक्ति को इजाज़त दे सकता है कि आप खुद ही प्लीडर का काम करिए, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। तो क्या कोई अभियुक्त स्वयं अधिवक्ता बन सकता है कि नहीं बन सकता है? और न्यायालय में अपने बचाव में क्या प्रस्तुत कर सकता है? तर्क। तो वकील साहब जब अभियुक्त रहते हैं तो जल्दी नहीं करते वकील, खुद ही अपना क्या करने लगते हैं? बचाव करने लगते हैं। वो आपका इसी के साथ जब भी प्लीडर पढ़िए तो प्लीडर दो प्रकार के होते हैं। एक आपका सरकारी प्लीडर, यानी कि सरकारी वकील, और दूसरा आपका प्राइवेट वकील। याद रखिए प्लीडर को बंटवारा किया जाए। एक आपका प्राइवेट वकील हो गए तो प्राइवेट वकील की फीस तो आप स्वयं देंगे, सरकार नियुक्त नहीं करेगी। और एक कौन हो जाएंगे? सरकारी वकील। तो अब सरकारी वकील के बारे में देखिए, पिछली बार यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है, सतर्क रहना है। एक तो सरकारी वकील जो होते हैं वो मजिस्ट्रेट के न्यायालय में होते हैं और दूसरा न्यायाधीश के न्यायालय में। याद रखिएगा किस किस न्यायालय में? एक मजिस्ट्रेट, न्यायिक मजिस्ट्रेट,
और दूसरा किसमें आपका न्यायाधीश। जो मजिस्ट्रेट के न्यायालय में होते हैं उसे एपीओ कहा जाता है, सहायक लोक अभियोजक। और इस बारे में प्रावधान आपका सीआरपीसी की धारा 25 में किया गया है। यानी कि जो सरकारी वकील मजिस्ट्रेट के न्यायालय में होंगे उन्हें एपीओ कहा जाएगा और इनके बारे में प्रावधान सीआरपीसी की धारा 25 में किया गया है। आगे बताया जाएगा डिटेल में, नहीं कि समाप्त। जो न्यायाधीश के न्यायालय हैं वहाँ जो आपका कह सकते हैं कि सरकारी अधिवक्ता होते हैं, जो सरकार के पक्ष में प्लीड करते हैं, उनको पब्लिक प्रोसिक्यूटर या लोक अभियोजक कहा जाता है। यानी कि उनको क्या कहा जाता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर पीपी कहा जाता है। कौन सा, पीपी। यानी कि लोक अभियोजक कहाँ होते हैं, सरकारी अधिवक्ता न्यायाधीश के न्यायालय में। और इनके बारे में प्रावधान डिटेल में कहाँ दिया गया है, तो सीआरपीसी की धारा आपका 24। तो आखिर एपीओ की परिभाषा धारा 2 में नहीं दी गई है, याद रखिए। लेकिन पब्लिक प्रोसिक्यूटर या पीपी या लोक अभियोजक की परिभाषा दी गई है और वही परिभाषा पिछली बार पूछी गई थी और खंड वाइज पूछा गया था। तो जैसे ही प्लीडर पढ़िएगा तुरंत आपका और भी सरकारी प्लीडर भी पढ़ लेना है और तुरंत पढ़ लेना है 2U। यानी कि कौन सी धारा पढ़ लेनी है सीआरपीसी की, तुरंत 2U। देखिए 2U निकाल लीजिए। लोक अभियोजक से धारा 24 के अधीन नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है। यानी कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर या सरकारी वकील जो न्यायालय में होते हैं, उसका मतलब क्या हुआ, जो धारा 24 के तहत क्या हुआ हो, अपॉइंट हुआ हो, नियुक्त हुआ हो, उसको सरकारी वकील या पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहा जाएगा। ये अस्थाई होते हैं, अस्थाई नहीं, याद रखिए। ये सरकार अपने आदमियों को बनाती है, ये अस्थाई होते हैं, अस्थाई नहीं। जैसे ही सरकार गई दूसरी सरकार अपने आदमी अपने मन से बनाएगी। और हाई कोर्ट में देखते ही हैं कि जो सरकार का परम भक्त है, आरएसएस का परम भक्त है, जितने लोग 90% वकील हैं वह आरएसएस के इस समय क्या है हाई कोर्ट में, परम भक्त। यानी कि अंधभक्त कहा जाता है, जो अंधभक्त है। तो भाई जुगाड़ लगा के अपना बनते हैं लोग अस्थायी तौर पर। अगला शब्द देखिए भाई, अगला शब्द ही खतरनाक है और यही गलती होती है। देखिए, और इसके अंतर्गत लोक अभियोजक के निर्देशों के अधीन कार्य करने वाला व्यक्ति भी है। यानी कि जो 24 में पीपी नियुक्त किए गए हैं उसके निर्देश के अधीन जो भी व्यक्ति कार्य करता है अधिवक्ता का, उसे भी लोक अभियोजक माना जाएगा। यानी कि इसका आप देखिए कैसे क्वेश्चन बना था कि लोक अभियोजक के बारे में क्या क्या सही है। तो पहला दिया था कि लोक अभियोजक की परिभाषा 2U में दी गई है, तो सही है कि गलत है, तो सही है। दूसरा ये दिया था कि लोक अभियोजक उसे माना जाएगा जिसे सरकार ने सेक्शन 24 के तहत नियुक्त किया हो, ये भी सही है। इसके बाद ही गलत हो जाता है लोगों से। लोक अभियोजक उसे भी माना जाएगा जो लोक अभियोजक के निर्देश में जो अधिवक्ता कार्य कर रहा हो। यानी कि मान लीजिए सरकार ने ए को नियुक्त किया और ए ने अपने माने अधिवक्ता साथी बी को कहा कि जाकर तुम हमारी ओर से क्या करो, न्यायालय में बहस करो, तो बी भी लोक अभियोजक माना जाएगा भले ही सरकार ने इसे अपॉइंट न किया। तो किसके निर्देश के अधीन ये कार्य कर रहा है, लोक अभियोजक। तो उपर्युक्त सभी सही है। उपर्युक्त क्या है, जो निर्देश वाला है वही गलती होता है, उसको सुधार कर लीजिए कि लोक
अभियोजक 2 धारा 24 में नियुक्त है, उसके निर्देश के अधीन कार्य करने वाला व्यक्ति भी लोक अभियोजक माना जाएगा। अगला शब्द देखिए भाई आपका, अगला 2R है। ये आपका बता भी गया था, फिर अब डिटेल में थोड़ा चला जाए। परिभाषा अगली आई है 2R। ये भी परिभाषा पूछी जाती है, ये मेंस में भी क्वेश्चन आ चुका है, प्री में भी। सीआरपीसी की धारा 2R, पुलिस रिपोर्ट, यानी कि किसको परिभाषित किया गया है? पुलिस रिपोर्ट को परिभाषित किया गया है। अब पहले बेरेक तोड़ा जाए तब और थोड़ा डिटेल में बताया जाए। अभी तक शॉर्टकट में बताया जा रहा था, अब समय आ गया है कि थोड़ा क्या किया जाए, उसको हल्का सा डिटेल किया जाए। देखिए पुलिस रिपोर्ट से पुलिस अधिकारी द्वारा धारा 173 की उपधारा 2 के अधीन मजिस्ट्रेट को भेजी गई रिपोर्ट अभिप्रेत है। यानी कि पुलिस रिपोर्ट का मतलब क्या हुआ? 173 के किस खंड के तहत? 2 के तहत पुलिस अधिकारी द्वारा किसको रिपोर्ट भेजी जाती है? मजिस्ट्रेट को। वही रिपोर्ट हम क्या कहते हैं? पुलिस रिपोर्ट। अब देखिए आपका भाई शुरुआती दौर से, यानी कि पुलिस आपका बताया भी गया था कि संज्ञेय मामलों में आपका स्वतः भी अन्वेषण कर सकती हैं और मजिस्ट्रेट के आदेश से भी। लेकिन हम बताए थे कि असंज्ञेय अपराध में, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में, पुलिस केवल और केवल मजिस्ट्रेट के आदेश से ही अन्वेषण कर सकती हैं। स्वतः अन्वेषण करने की क्षमता पुलिस को प्राप्त नहीं है, बताया जा चुका है 2 दिन पहले ही। अभी पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करती है तो आपका क्या क्या करती है? फिर 2 लाइन जानिए। घटना स्थल का निरीक्षण करती है, घटना स्थल का नक्शा नज़ीर बनाती हैं। नक्शा नज़ीर बनाने में दिक्कत आए तो अभी बताया गया लेखपाल की सहायता दरोगा जी लेंगे। इसके बाद संदिग्ध अपराधियों को खोजना। इसके बाद घटना स्थल पर एक एक चीज़ें जो बाल और इत्यादि हैं उसको बरामद करना। यानी कि बाल का आगे खाल निकलेगा तो बाल से लेकर और एक एक चीज़ें पैरों के निशान से लेकर अंगुलियों के निशान तक खोजे जाते हैं। इसीलिए घटना स्थल पर जाने से किसी को क्या किया जाता है? रोक दिया जाता है, ताकि एक एक छोटी छोटी बातों को गौर किया जाए। और एक बाल भी अभियुक्त का मिल गया तो बाल के आधार पर भी सजा हो सकती है और यहाँ तक कि मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है। धनंजय चटर्जी का मामला इस पर सबसे अच्छा मामला माना जाता है। बाल के आधार पर डीएनए मैच कर गया तो वो तो अलग बात है, आगे बताया जाएगा। फिर अन्वेषण में पुलिस एविडेंस कलेक्ट करती है, गवाहों और अभियुक्तों का बयान लेती है। और जब इन्वेस्टिगेशन या विवेचना या तफ्तीश पूरी हो जाती है तो पुलिस उस अपराध का संज्ञान करने के लिए सशक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट को एक रिपोर्ट भेजती है और वही रिपोर्ट आपका क्या कहलाती है? पुलिस रिपोर्ट। तो पुलिस रिपोर्ट जब सामान्यतः विवेचना या साक्ष्य एकत्र हो जाता है या एकत्र नहीं हुआ, विवेचना पूरी हुई, तब भेजी जाती हैं। अब पुलिस रिपोर्ट की परिभाषा किस धारा में है? 2R में। और भेजी पुलिस द्वारा किस में जाती हैं? 173 के क्लाज 2 में। अब पुलिस रिपोर्ट किसको भेजी जाती है? मजिस्ट्रेट को। अब पुलिस रिपोर्ट पर मजिस्ट्रेट विचार करेंगे कि क्या आगे अभियुक्त के खिलाफ कार्रवाई की जाए कि न। अब आगे इसमें बढ़िए भाई, पुलिस रिपोर्ट में और थोड़ा डिटेल में किया जाए। जहां तक पुलिस रिपोर्ट की बात है, पुलिस रिपोर्ट जब भेजेगी तो आपका क्या लिखकर भेज सकती हैं? तो हम बताए भी थे, या तो ये लिखकर भेज सकती हैं कि अभियुक्त के खिलाफ सफिशिएंट एविडेंस हमने एकत्र कर लिया है, पर्याप्त साक्ष्य हमने पा लिया है। या ये लिखकर भेजेगी कि साक्ष्य पर्याप्त नहीं मिला, यानी कि सफिशिएंट एविडेंस नहीं मिला, यानी कि साक्ष्य क्या है? अपर्याप्त है।
क्या ये दोनों क्या मानी जाएगी? पुलिस रिपोर्ट। तो पुलिस रिपोर्ट कितने प्रकार की हुई? दो, साक्ष्य का पर्याप्त होना, और दूसरा कौन सा? साक्ष्य का अपर्याप्त। जब पुलिस 173, दोनों 173 दो में ही भेजा जाता है, अलग नहीं है धारा, याद रखिएगा। जब पुलिस को ये लगता है कि साक्ष्य पर्याप्त हैं और रिपोर्ट भेजती हैं, तो ऐसी दशा में इस रिपोर्ट को एक स्पेशल नाम देते हैं, चार्जशीट या चालान शीट या आपका आरोप पत्र। याद रखिए क्या नाम दिया जाता है? चार्जशीट, आरोप पत्र, या कई राज्यों में आप जाएंगे आपका माने राजस्थान इत्यादि, तो चालानी सीट देगा कि चालानी सीट कौन भेजती है? पुलिस। की धारा के तहत भेजती हैं? तो 173 के किस खंड के तहत? तो जब साक्ष्य, हाँ, जब पुलिस आपका चालान शीट या चार्ज शीट या आरोप पत्र भेजती है, तो पुलिस क्या करेगी? आरोप पत्र भेजते समय इस बारे में डिटेल में वर्णन सीआरपीसी की धारा 170 में है, पढ़ा जाएगा। बस सेक्शन किस धारा में? 170 में। और जब पुलिस चार्जशीट भेज रही है, तो और कौन कौन से एक्स्ट्रा दस्तावेज भेजेगी, इसका वर्णन आपका 173 के क्लास 6 में है। यानी कि आपका 2 बार पढ़ेंगे, 173 दो पढ़ेंगे, 170 पढ़ेंगे, और 173 का कौन सा? क्लास 6। आगे बताएंगे हम। जब अगर पुलिस ये लिखकर भेजती है कि साक्ष्य अपर्याप्त हैं, यानी कि पर्याप्त एविडेंस नहीं मिला, ये भी पुलिस रिपोर्ट ही है, इसमें कोई शक नहीं है। ये भी किस धारा में भेजा जाता है? 173 दो में। लेकिन जब इसी को भाई एक आसान भाषा में बता दिया, इसको आपका क्लोजर रिपोर्ट भी कहते हैं, फाइनल रिपोर्ट यानी कि अंतिम रिपोर्ट भी कहते हैं। फाइनल रिपोर्ट एफआर लगा दी, या आपका डंप करने की रिपोर्ट भी कहा जाता है। और इसी में पैसा कमाती है पुलिस। देखिए कैसे कमाती है, तब आगे बढ़ा जाए। मान लीजिए 5 लोगों के खिलाफ हत्या का एफआईआर हुई, पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ चार्जशीट भेजी और 2 लोगों के खिलाफ लिखकर भेजा कि इनके विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिला, तो 3 लोगों के खिलाफ तो चार्जशीट हो गया, चालानी शीट, यहाँ साक्ष्य है। और 2 लोगों के खिलाफ क्या लिखकर भेजा कि साक्ष्य पर्याप्त हैं, यानी कि एफआर लग गया। और एफआर लगाने के लिए इसी में क्या कमाया जाता है? पैसा। पैसा दीजिए तो हम आपका साक्ष्य आपके विरुद्ध क्या करेंगे? मिटा देंगे। और वकील साहब इसमें माहिर भी होते हैं भाई। कई बार कचहरी में विवाद हो गया कि आप क्यों नहीं लगा रहे हैं एफआर, तो भाई दरोगा जी भी अड़े रहते हैं, वकील साहब भी। तो उस विवाद में नहीं पड़ना है, आगे बढ़ा जाए। अब अगर साक्ष्य अपर्याप्त लिखकर पुलिस भेजती है, तो पुलिस क्या करेगी? इस बात का वर्णन आपका 169 में, किस धारा में? 169। और मजिस्ट्रेट क्या करेंगे इसके बाद? तो 173 के क्लाज 4 में है। यानी कि अगर एफआर भेजा जाता है, तो मजिस्ट्रेट क्या करेंगे? इसका प्रावधान किस धारा में? 173 के किस क्लाज में? 4। तो पुलिस क्या करेगी भेजते समय? कौन सी धारा? 169। मजिस्ट्रेट क्या करेंगे? 173 4। आगे बताया जाएगा। अब आइए एक लाइन और इसमें देखना है। अगर पुलिस ने ये लिखकर भेजा है कि इन अभियुक्तों के खिलाफ साक्ष्य मिला नहीं, तो ऐसी दशा में जो शिकायत करता है या जो एफआईआर करता है, यानी कि जिस व्यक्ति ने एफआईआर दर्ज कराया है, वह इसका विरोध कर सकता है कि पुलिस ने तफ्तीश अच्छे से नहीं की, साक्ष्य अच्छे से आपका नहीं एकत्र किया, अतः अतिरिक्त अन्वेषण का आदेश दीजिए। पुलिस को मजिस्ट्रेट आदेशित करे कि इन व्यक्तियों के विरुद्ध और साक्ष्य क्या करे? एकत्र। जो ये आपत्ति फाइनल रिपोर्ट के विरुद्ध दी जाती है, इसको एक लीगल नाम देते हैं, पूछा जाता है
प्रोटेस्ट पिटीशन, याद रखिए जो लीगल नाम है क्या है, प्रोटेस्ट पिटीशन, अभ्यापत्ति आवेदन। तो किस पर आपत्ति की जाती है, एफआर या फाइनल रिपोर्ट पर, उसका समर्थन किया जाता है कि विरोध, विरोध। यानी कि उदाहरण में जिन दो लोगों के खिलाफ पुलिस ने क्या लगाया था, एफआर, तो शिकायतकर्ता ये मांग करेगा कि ये एफआर गलत है, साक्ष्य होते हुए भी पुलिस ने उसे एकत्रित नहीं किया। या तो आप कंप्लेंट केस करिए, या आपका पुलिस और भी क्या करे, अतिरिक्त अन्वेषण और साक्ष्य को क्या करे और एकत्र, और फिर से रिपोर्ट भेजे। ये आपका नियम है। आगे और बताया जाएगा जब आपका 154 से शुरू होगा। अगला देखिए भाई, पुलिस थाना। आपका अगली जो परिभाषा है वह पुलिस थाना है। यानी कि आपका पुलिस थाना कौन घोषित, टू आपका एस में पुलिस स्टेशन है, तो पुलिस थाना कौन घोषित करती है, राज्य सरकार। तो जिस स्थान को राज्य सरकार पुलिस थाना घोषित कर दे वहीं पुलिस थाना होगा। तो बताइए भवन को घोषित कर सकते हैं कि नहीं राज्य सरकार। फिर एक बार, जिस स्थान को राज्य सरकार क्या करे, पुलिस थाना घोषित करे, तो स्थान तुरंत पकड़ना है 2P में। स्थान में भवन भी शामिल है, आपका जलयान भी, यान भी, तंबू भी, गृह भी। तो राज्य सरकार जल आपका मैंने कह सकते हैं कि किसी तंबू को भी थाना घोषित कर दे, किसी जलयान को भी, वायुवाहन को भी, किसी स्थान, किसी भवन को, किसी मकान को, कोई आपत्ति नहीं है। तो इसीलिए मैं बताया कि स्थान शब्द भी क्या कर रहे रहना है, पकड़े रहना है, कि किसी स्थान को ही कौन घोषित करते हैं, थाना, हम आपकी राज्य सरकार। अब आइए 2T। 2T का मतलब प्रेस्क्राइब्ड परिभाषित है। ये भी आपका क्वेश्चन एक इस समय बन रहा है। प्रेस्क्राइब्ड मतलब विहित। विहित की परिभाषा पहले देखिए, विहित से इस संहिता के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है। इसको भाई कोरिलेट करके थोड़ा पढ़िएगा। विहित को जब भी पढ़िए आपका कोरिलेट करके पढ़िए, क्योंकि विहित को आप जब भी पढ़ेंगे आपका कोरिलेट करके पढ़ेंगे। और देखिए कहाँ कहाँ से कोरिलेट करना है। पहला आप कोरिलेट करिएगा सीआरपीसी की धारा 2T और इसी के साथ आपका 477, सही है ना, एक बार नियम। यानी कि सीआरपीसी में दो चीजें देखिएगा, फिर बता दें। 2T पढ़िएगा तो इसी के साथ कौन सी धारा पढ़ेंगे, 477। इसके बाद सीपीसी में 2 बार यूपीजे में आया था, रिपीट कर रहा है बार बार, कि विहित को कहाँ परिभाषित किया गया है, 216 में। और इसको जब पढ़िएगा, पूरी धाराएं तो हम नहीं बताएंगे, दो धारा 122 और 125। इसके बाद जब विहित पढ़िएगा तो संविधान का अनुच्छेद 227 पढ़िएगा और संविधान का अनुच्छेद 145, यानी कि 227 और 145 ये। और विहित पढ़िएगा तो संविधान का अनुच्छेद 13(3) का ए पढ़ना पड़ेगा। यानी कि कौन सी धारा, संविधान का अनुच्छेद 13(3) का कौन सा क्लास, 1A, बी नहीं, कौन सा, ए। अब विहित को समझिए, जो प्रेस्क्राइब्ड या विहित शब्द 2T में परिभाषित है, पहले सीआरपीसी से उठाते हैं। इसका मतलब हुआ नियमों द्वारा विहित, अर्थात जो रूल या नियम बनाए जाते हैं उसी को कानूनी भाषा में प्रेस्क्राइब्ड कहा जाता है। तो पहली समस्या ये आई कि सीआरपीसी के तहत रूल या नियम का निर्माण कौन कर सकता है, तो उच्च न्यायालय कर सकता है। और किस सेक्शन के तहत करता है, तो 477। तो अगर कोई पूछे कि विहित का मतलब क्या, तो आप एक लाइन बताइएगा, जो नियम या रूल बनाए जाते हैं उसी को हम एक लाइन में क्या कहते हैं, विहित। याद रखिएगा।
तो सीआरपीसी के तहत नियम कौन बनाता है? हाई कोर्ट। उच्च न्यायालय किस धारा के तहत? 477। इतना। सीपीसी में आपका 2 बार क्वेश्चन बना है। पहला क्वेश्चन ये बना है, ये मैं 2 बार रिपीट किया है, हो सकता है फिर आ जाए। ये बना है क्वेश्चन कि सीपीसी की किस धारा में विहित या प्रेस्क्राइब्ड को परिभाषित किया गया है? तो धारा 2 का कौन सा खंड है? 16 यानी कि 16। दूसरा मॉडल ये बना है कि सीपीसी के तहत विहित का मतलब क्या हुआ? तो मतलब कहीं भी बदलेगा नहीं, जहां भी मतलब आए तो नियमों द्वारा विहित, यानी कि जो नियम क्या किए गए हैं सीपीसी के तहत बनाए गए। तो सीपीसी के तहत नियम कौन बना सकता है? तो संघ भी, राज्य भी और संबंधित राज्य का उच्च न्यायालय भी। तो तुरंत हाई कोर्ट को पकड़ लेना है कि सीपीसी की किस धारा के तहत उच्च न्यायालय नियम बनाता है। तो 2 सेक्शन याद करना पड़ेगा, कौन कौन? 122 और 125। इसी प्रकार आपका उच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 226, 227 के तहत भी नियम बनाता है, और वे जो नियम होते हैं क्या कहलाएंगे? प्रेस्क्राइब्ड या विहित। उच्चतम न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 145 के तहत रूल या नियम बनाता है, और उन नियमों को भी हम क्या कहेंगे? प्रेस्क्राइब्ड या विहित। अब ये आया कि अब दूसरा एंगल देखिए। दूसरा एंगल ये देखना है कि जिस जिस कानून के तहत जितने भी नियम बनाए जा रहे हैं, क्या ये नियम ला या विधि माने जाएंगे कि नहीं? तो ये नियम भी कानून है, याद रखिएगा। जितने भी नियम बनाए जा रहे हैं ये सभी नियम क्या हैं? ला हैं, यानी कि आपका विधि है। हम अपने मन से नहीं बता रहे हैं, इसको पकड़ना पड़ेगा किस अनुच्छेद से? अनुच्छेद 13(3)(a)। 8 बातें विधि में समाहित हैं, जिसमें कि स्पष्ट रूप से मैं बता दूं, रूल या नियम को भी विधि माना गया है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने, सरकार ने, किसी प्राधिकारी ने कोई नियम बनाया हो और वह नियम हमारे मूल अधिकारों के विपरीत हो, तो हम उस नियम के विरुद्ध 226 के तहत उच्च न्यायालय या 32 के तहत उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं। इस आधार पर कर सकते हैं कि ये जो रूल हैं हमारे फंडामेंटल राइट का क्या करते हैं? वायलेशन। एक लास्ट में उदाहरण देखा जाए। भाई आपका दिमाग थोड़ा इधर उधर भटक रहा है तो उदाहरण देकर समाप्त किया जाए, जबरदस्ती न चलाया जाए। देखिए दिमाग है, कभी काल 50 बवाल भी सोचने लगता है, कोई ये नहीं है। प्रयास आदमी करता है कि बवाल से दूर रहे और दिमाग अस्थिर करके पढ़ाए, लेकिन फिर भी भाई आपका दिमाग है कभी काल इधर उधर भटक जाता है। तो आपका लास्ट में एक उदाहरण हम बताएं, जैसे कि यूपी पीसीएस जे आने वाली है, हाई कोर्ट ने नियम बनाया है कि 4 चांस ही दिया जाएगा, ये रूल बनाया है। तो अगर हम ये कहें कि ये तो आपका मैंने तमाम आधारों पर चैलेंज कर सकते हैं, चैलेंज इसको करना चाहते हैं तो चैलेंज आप कर सकते हैं, क्योंकि ये जो नियम है ये कानून है। अब ये आपको दिखाना पड़ेगा कि ये नियम हमारे मूल अधिकारों के क्या है? विपरीत, मनमाना है। अब भाई हमें मौका मिलना चाहिए। अब तमाम तर्क दिए जाते हैं, तो इस बार प्रयास यही किया जाए कि जे की वैकेंसी आए। तो इस बार आपका मैंने प्रयास ये किया जा रहा है कि एक बार पुनः हाई कोर्ट में चुनौती दिया जाए, क्योंकि हाई कोर्ट ने ही नियम बना रखा है, तो हाई कोर्ट तो आपका खारिज ही कर देगा जल्दी है। फिर एक बार लड़ाई कहाँ लड़नी है? सुप्रीम कोर्ट। अपना तर्क रखा जाएगा, तर्क भाई बात रखेंगे तभी तो सुना जाएगा, चाहे हार या जीत। लेकिन एक बार जब तक कि अपनी बात कोर्ट के सामने नहीं रखेंगे वह भी मजबूती से, तो कहाँ से कोर्ट आपकी बात जानेगा?
जैसे बिहार जे में आपका आयोग ने ऐसा निकाला रिजल्ट जे वाला पिछला कि सब ध्वस्त हो गया, तो लड़के डायरेक्ट कहाँ पहुँच गए, सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट से आयोग को लताड़ लगी और तब पूरा रिजल्ट निकाला। फिर सुगबुगाहट आ रहे हैं कि फिर वही नियम लागू करने जा रहा है आयोग, तो फिर लटक जाएगी वैकेंसी जे की मेंस के बाद, क्योंकि लड़के अब तुरंत कहाँ पहुंचेंगे फंडामेंटल राइट के वायलेशन पर, सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट नहीं, डायरेक्ट कहाँ जाइए। और आपका एपीओ में भी आयोग अड़ा हुआ है, अपना सिंगल बेंच ने फैसला दिया तो डबल बेंच में चला गया। तो यानी कि डबल बेंच के बाद अगर हार या जीत किसी पक्ष की होती है तो अभी एक विकल्प आपका है, कहाँ जाकर, सुप्रीम कोर्ट। तो लड़ाई अभी लंबी चलेगी और एपीओ का एग्जाम क्या हो सकता है, लंबे दौर तक स्थगित रह सकता है। तो आयोग को चाहिए था कि एग्जाम करा ले 1500 रिजल्ट निकाल के, लेकिन वही है कि आपका मैंने जो घमंड होता है कि हम हार जाएंगे कोर्ट से, कोर्ट की हम क्यों माने, आगे जाएंगे तो आगे जाइए, और लड़कों का इससे नुकसान हो रहा है, आपका इसमें कोई शक नहीं है। तो आप 1500 रिजल्ट निकाल के और परीक्षा एक माह में करा सकते थे, लेकिन चाहे कोई हारे, मैं बता दूं ये जो लड़ाई है हाई कोर्ट से निपटने वाली नहीं है, और ये आयोग की लड़ाई कहाँ जाएगी, सुप्रीम कोर्ट तक। लड़के भी पूरी तैयारी के साथ बैठे हैं कि आयोग को हरा कर ही दम लेंगे। तो इस प्रकार भाई आपका कल लिखवाया जाएगा, भाई कल लेक्चर नहीं चलेगा, पहले पुलिस एक्ट लिखवाया जाएगा फिर सीआरपीसी, कापी लेकर दोनों आइए। कल लेक्चर नहीं चलेगा, लिखवाया जाएगा, लेक्चर फिर सोमवार से चलेगा। तो कल पुलिस एक्ट भी लिखवा दिया जाए, सीआरपीसी भी।